आज हम डिस्कस करते हैं नीट फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द सेंस जो 17-18 क्वेश्चन आपके नीट फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन श्योर है सरफेस केमिस्ट्री का आएगा। और नीट में पता नहीं एग्जामिनर पिछले 5-6 साल से सिर्फ कोलोइडल स्टेट दे रहा है, हालांकि सरफेस केमिस्ट्री में 3 टॉपिक होते हैं। एक एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन, एक कैटालाइसिस होता है, कैटालाइसिस, और तीसरा टॉपिक है कोलोइडल स्टेट। अब एग्जामिनर कोलोइडल स्टेट में से ही दे रहा है, लेकिन हमें तो पूरा करके जाना है। और मैं आज के लेक्चर में आपको वो चीज़ें रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टोटल एकदम क्रिस्पी नोट्स हैं, क्रिस्पी पॉइंट्स हैं जो आपके लिए पेपर के हिसाब से, नीट के एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपन आगे, क्या क्या है। सबसे पहले अपन एडजॉर्प्शन देखते हैं। एडजॉर्प्शन मैंने आपको बताया कि एडजॉर्प्शन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडजॉर्प्शन होता क्या है ये आपको पता ही होगा कि देखिए जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे दूसरे मॉलिक्यूल यहाँ पे आके चिपक जाएं, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएं, इसका नाम होता है एडजॉर्प्शन। सिंपल मीनिंग द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस on the surface of a liquid or solid resulting into a higher concentration of the molecules on the surface is called adsorption। यानी इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पर इकट्ठे होंगे और रिटेन रहेंगे, रिटेन रहेंगे। किसकी सरफेस हो सकती है? वो सॉलिड की सरफेस हो सकती है, या सरफेस किसकी? लिक्विड की हो सकती है। उसके ऊपर अगर रिटेन रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये जो पूरा फिनोमिना है उसका नाम क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, एक एडजॉर्बेंट आता है और एक एडजॉर्बेट आता है। देखिए मैंने आपको ये डायग्राम से दिख रहा होगा कि इसके अंदर 2, एक तो ये सब्सटेंस है और एक ये है। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर्स, जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है उसका नाम क्या होगा? एडजॉर्बेंट। यानी ये क्या है? एडजॉर्बेंट है। और जिसका एडजॉर्प्शन होता है, जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट बोलेंगे। जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे। जैसे चारकोल की सरफेस, चारकोल की सरफेस जो है वो एडजॉर्बेंट है, और उसके ऊपर अगर नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब हो रही है, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो वो क्या है? एडजॉर्बेट है। ओके, तो इसमें से कोई खास पॉइंट, सिर्फ डेफिनेशन पता होने चाहिए कि होता क्या एडजॉर्प्शन? सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना। अब 2 यहाँ पे फिनोमिना होते हैं, एक एडजॉर्प्शन होता है और एक एब्जॉर्प्शन होता है। ए डी एडजॉर्प्शन, ए बी एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एडजॉर्प्शन मैंने आपको बताया कैसा फिनोमिना? केवल सरफेस पे होगा, केवल सरफेस पे होगा। इट इज द फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड। केवल सरफेस पे होगा। और अगर थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बल्क के अंदर, जैसे ये कोई है सॉलिड, सॉलिड है, इसके पूरे बल्क के अंदर अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज है या इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और अगर केवल सरफेस पे है, केवल सरफेस पे है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन बोलेंगे। कंसंट्रेशन इज द सेम थ्रू आउट द मटेरियल। पूरे मटेरियल में अगर कंसंट्रेशन सेम है, पूरे मटेरियल में, जैसे आप एक फॉर्म लीजिए, पानी रखिए और पानी पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। या सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, देखिए एक तो होता है सिलिका जेल और एक होता है कैल्शियम क्लोराइड। अगर रूम के अंदर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो दोनों के रखिए, दोनों ही ह्यूमिडिटी कंट्रोल में काम आते हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? अलग है। कैल्शियम क्लोराइड रखोगे तो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा, वो एडजॉर्प्शन होता है। कैल्शियम क्लोराइड पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलिका जेल लोगे, सिलिका जेल लोगे या एल्यूमिनियम जेल लोगे, तो केवल उसकी सरफेस गीली होगी। यानी वो क्या कर रहा है? एडजॉर्ब कर रहा है, केवल सरफेस गीली होगी। तो यहाँ पर 2 बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सिलिका जेल इज द एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन एंड कैल्शियम क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। और दोनों ही किस में काम आते हैं? दोनों ही ह्यूमिडिटी कंट्रोल में काम आते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर
केवल क्रिस्पी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, पूरा कंप्लीट डिस्कशन नहीं होगा, वो डिस्कशन होगा जो आपके नीट के पेपर में छप सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एडजॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एडजॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। ये प्रोसेस अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। आप पढ़ते हो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच ओके, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच नेगेटिव, और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। और देखिए कोई गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, अगर वो किसी की सरफेस पे आके इकट्ठे होंगे तो उनकी रेंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेंडमनेस कम हो गई तो एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव, यानी तीनों नेगेटिव हैं। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसका कि विच इज करेक्ट फॉर एडजॉर्प्शन, तीनों के तीनों नेगेटिव यानी लेस देन जीरो। वो लेस देन जीरो के टर्म में भी बोल सकता है कि डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो, और वो ये भी बोल सकता है कि नेगेटिव है। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो एक्सोथर्मिक, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस नेगेटिव यानी एंट्रोपी डिक्रीजेज इन एडजॉर्प्शन। ओके, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में देखिए जो एडजॉर्प्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन बहुत ही वीक वंडरवाल जो फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना, इनको डायरेक्ट इनमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट दे सकता है, जिसमें से चार स्टेटमेंट दिए हैं, बोल सकता है कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन किस वजह से होंगे कि यहाँ पर एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में कौन से फोर्स होंगे, वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स है फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, वीक वंडरवाल फोर्स है फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होगा, लेकिन आपको वैल्यू याद रखनी है 20 से 40, 20 से 40, 20 से माइनस आएगा, माइनस तो एक्सोथर्मिक है, -20 से -40 बोल सकते हो, हीट बोले तो 20 से 40 याद रखना। और केमिकल के अंदर क्या होता है, 80 से 240 किलो जूल, 80 to 240 किलो जूल, ये याद रखना, 80 to 240। ओके, उसके बाद में टेम्परेचर, वंडरवाल फोर्स हैं, लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर वंडरवाल फोर्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है x/m, और ये क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज्यों ज्यों बढ़ेगा एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनना है, केमिकल बॉन्ड बनना है तो लो टेम्परेचर से ये चीज़ फिजिबल नहीं है, तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई। यहाँ पर ये ग्राफ डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में पूछा हुआ ग्राफ कि x/m केमिकल एडजॉर्प्शन को कौन सा ग्राफ करता है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इज यहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद में ये देखो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में वापस क्या हो जाने लगता है, डिक्रीज। अगर आपको दे दिया जाए कि इंक्रीज होता है, बिल्कुल करेक्ट, हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, बिल्कुल करेक्ट, किस में, केमिकल एडजॉर्प्शन में। उसके बाद में इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कौन सा होता है, फिजिकल रिवर्सिबल होता है क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स है, और ये केमिकल बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है, तो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उसके बाद में अगर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई गैस जिसको लिक्विफाई आसानी से कर सकते हैं, वो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों ही ज्यादा होगा। किस पर डिपेंड करेगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पर। जितना आसानी से लिक्विफिकेशन होगा उतना ही आसानी से एडजॉर्प्शन होगा। तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ
या ईज ऑफ द लिक्विफाइडनेस या ईज ऑफ लिक्विड। कैसे लिक्विफाई कौन ईजी होता है, कैसे देख सकते हो आप, कैसे देख सकते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा लिक्विफिकेशन उतना ही आसान होगा। अगर लिक्विफिकेशन जितना आसान होगा उतना ही फिजिकल चाहे एड्जॉर्प्शन चाहे केमिकल एड्जॉर्प्शन ईजी होता है। ठीक है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। देखिए केमिकल बॉन्ड वीक वंडरवाल फोर्स किसी के बीच में भी हो सकता है, तो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, जबकि ये हाईली स्पेसिफिक होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, हाईली स्पेसिफिक। मल्टी लेयर्स। फिजिकल एड्जॉर्प्शन वीक वंडरवाल फोर्स है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर बन सकता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो सकते हैं। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मल्टी मॉलिक्यूल याद रखना है। और केमिकल बॉन्ड मोनोमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल अगर आ गया तो दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह पर नहीं आ सकता, तो यूनी या मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनता है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अब देखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद प्रेशर। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, उसका जो टोटल मास लिया है एड्जॉर्बेट का, उस पर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, वो जितना ज़्यादा होगा उसी को एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होना बोलते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x/m होता है। और x क्या होता है, जो गैस, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन का मास x है और वो चारकोल की सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है या एड्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, m। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली पूछा जाने वाला पॉइंट, डायरेक्टली पूछा जाने वाला पॉइंट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। डायरेक्टली कैसे? आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताया मैंने। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही लिक्विफिकेशन आसान होगा, और लिक्विफिकेशन आसान होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये गैसेज दी हुई हैं, SO2CH4 और हाइड्रोजन, SO2CH4 और हाइड्रोजन, और लिखा हुआ 1 ग्राम चारकोल पे कौन सी ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब होगी। तो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं, क्रिटिकल 330, 190, 33। तो क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का ज़्यादा है और SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन SO2, फिर CH4 और फिर हाइड्रोजन। अब मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दे तो क्या करना है? अगर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दे तो नेचर देखना, ये देखिए पोलर है, अगर पोलर है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो लिक्विफिकेशन आसान है, और लिक्विफिकेशन आसान है इसका मीनिंग इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। तो SO2 जिसका लिक्विफिकेशन आसान लिक्विफिकेशन किसका होगा, जिसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। SO2, CH4 और हाइड्रोजन तीनों के क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकता है दे दें, हो सकता है नहीं दे दें। और आपको चारकोल की सरफेस पे पूछा जा सकता है कि एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, या ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा। तो SO2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद में CH4, फिर हाइड्रोजन होगा। ओके, उसके बाद में ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसके अंदर क्या है कि x/m या x/m यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है उसका हम स्टडी करते हैं विद प्रेशर के साथ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए नाम है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मीनिंग टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? होता है कांस्टेंट। और वेरिएशन किसका देखना है? x/m का। किसके साथ में देखना है? प्रेशर के साथ में। तो इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो x/m देखो x/m क्या है, यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये x/m ले लेते हैं, ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, ये x वो अमाउंट है, x ये वो अमाउंट है जो इसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जो इसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है। ओके, जैसे देखिए अगर मैं x/m की देखूँ, x/m, अब ये x क्या है, ये जैसे सरफेस है, इसका मास तो है m, और इसकी सरफेस पे ये जो डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, x, ये x/m। x/m और प्रेशर का ग्राफ बनाएं
तो देखिए प्रेशर का ग्राफ क्या है। अगर प्रेशर लो है तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से ग्राफ बनता है। अगर लो प्रेशर है, यहाँ तक का लो प्रेशर एरिया है, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है। और यहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, x/m जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हाई प्रेशर वाला एरिया हो गया। और ये मॉडरेट प्रेशर है, तो यहाँ पर x/m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n होता है। अब देखो यहाँ पर p की पावर कितना है 1, यहाँ पर p की पावर कितना है 0, तो 1/n का वैल्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1/l का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये लो प्रेशर एरिया है, ये हाई प्रेशर एरिया है, और ये मॉडरेट प्रेशर एरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है लो प्रेशर पे, तो x/m इक्वल्स टू kp हो जाता है। ये फ्रेंडलिक इक्वेशन है। हाई प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, तो x/m kp की पावर 0, तो डिपेंड नहीं करता है। और अगर इंटरमीडिएट प्रेशर है तो p की पावर 1/n होता है, p की पावर 1/n। तो इक्वेशन क्या बन गया, x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देखो x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n, ये इक्वेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। k का वैल्यू दिया हो सकता है, p का वैल्यू दिया हो सकता है, 1/n गिवन हो सकता है। 1/n का रेंज क्या है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n, ये फ्रेंडलिक इक्वेशन होता है। ओके, उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े, ये देखिए ये ग्राफ किस में है, log x/m और log p। देखिए x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन आपको दे रखा है। इसका अगर मैं log लगा दूँ तो log x/m इक्वल्स टू log k, ये 10 का बेस है, 10 का बेस प्लस 1/n log 10 का बेस p, ये इसका log के टर्म में ग्राफ बन गया। अब देखो log x/m ये रहा और ये log p में रहा, तो log p ये रहा और log x/m ये रहा, ये ग्राफ है। अब देखिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ बन रहा है तो हम आराम से इसको बता सकते हैं कि देखो ये log x/m वाई एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, तो स्लोप 1/n पॉजिटिव हो गया, और log के इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट हो गया ये वाला इतना, ये ग्राफ इस टाइप से जा रहा है, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया log के, और स्लोप कितना हो गया 1/n, स्लोप कितना हो गया 1/n। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना क्या पॉइंट है, ये ट्राइंगल एनसीईआरटी में ऐसा कैसा बना के दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे b लिखा हुआ है और यहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a ही तो होगा, और जो स्लोप होता है वो tan थीटा के इक्वल ही तो होता है, स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, और tan थीटा कितना b अपॉन a। अब जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया, b यहाँ पर यही डायग्राम सेम दे दिया और b का वैल्यू दे दिया और a का वैल्यू दे दिया कि इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तो 1/n का वैल्यू क्या होगा, तो 1/n का वैल्यू 2/3 हो गया, 2/3 बना सकते हैं आराम से इक्वेशन। तो जो b और a, ये याद रखना एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ है, जेई मेन ने पूछा है, नीट में आ सकता है। तो b और a, तो 1/n का वैल्यू b अपॉन a के इक्वल होगा, 1/n का वैल्यू b अपॉन a के इक्वल होगा। ओके, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने ग्राफ दे रखे हैं लेकिन उसने टेम्परेचर लिखा हुआ है, हमने टेम्परेचर हटा दिया और T1 T2 T3 के टर्म में लिख दिया। अब देखिए, अब आपको ये ग्राफ दे करके टेम्परेचर का ऑर्डर पूछा जा सकता है, जेई में पूछा जा चुका, ऑर्डर पूछा जा सकता है। ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है। अभी मैंने आपको बताया था
कि टेम्परेचर ज़्यादा करोगे, ये ग्राफ जो थ्रेनलिक वाला था फिजिकल एड्जॉर्प्शन, टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो एक्स बाई एम क्या होगा, कम हो जाएगा, एक्स बाई एम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए एक्स बाई एम कौन सा कम है, सबसे कम यह है, इसका मतलब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा तो T3 सबसे ज़्यादा और सबसे कम होगा T1। तो ये ग्राफ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी ने वैल्यू रख के 195 टू 44 वैल्यू रख करके एक डायग्राम दे रखा है और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ दे करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, उसके बाद में अगर ये बात हुई अभी तक गैस का एड्जॉर्प्शन होता है सॉलिड सरफेस पे, अगर सॉल्यूशन का जिक्र आ जाए तो कुछ चेंज नहीं करना, जहाँ जहाँ पे प्रेशर आया था वहाँ पे क्या कर देना, कंसंट्रेशन। तो x बाई एम इक्वल्स टू के सी की पावर 1 आता है, तो c यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन। आज तक कभी इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ज़्यादा स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, एप्लीकेशंस में देखिए आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। गैस मास्क जो है उसमें एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ होता है, हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं तो जिस कंटेनर में गैसेज होती हैं उसमें वैक्यूम पंप लगा करके बाद में क्या लगा लेते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। यानी गैस मास्क और हाई वैक्यूम क्रिएशन में दोनों में क्या काम आता है, एक्टिवेटेड चारकोल। कॉन्सेप्ट क्या है, एड्जॉर्प्शन। ह्यूमिडिटी कंट्रोल में सिलिका और एल्यूमिनियम जेल, थोड़ी देर पहले भी बताया था, सिलिका और एल्यूमिनियम जेल काम में आता है, सिलिका और एल्यूमिनियम जेल काम में आता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। हेट्रोजेनस कैटालिसिस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस का मीनिंग कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। जैसे मान लो ये आयरन की सरफेस है, Fe की सरफेस है, Fe इज ए सॉलिड, Fe इज ए कैटलिस्ट इन दिस हेबर प्रोसेस, और नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन यहाँ पर एडजॉर्ब होती हैं तो यह कौन सा कैटालिसिस होगा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस होगा। तो होता क्या है, यहाँ पर पहले गैसेज आएंगी तो डिफ्यूजन, उसके बाद में फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन, रिएक्शन होती है, उसके बाद में वो जो एड्जॉर्ब हुआ था वो हटता है, उसको डिसॉर्प्शन बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। तो पहले एड्जॉर्प्शन, फिर एड्जॉर्प्शन कौन सा, पहले तो डिफ्यूजन, फर्स्ट क्या है डिफ्यूजन, उसके बाद में डिफ्यूजन के बाद में क्या होगा, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के बाद में वहाँ पर रिएक्शन होगी, फिर वापस हटेंगे प्रोडक्ट तो उसको डिसॉर्प्शन बोलेंगे, और फिर वापस वो डिफ्यूज हो जाएंगे। हेट्रोजेनस कैटालिसिस इज द एग्जांपल ऑफ एड्जॉर्प्शन। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर दो एप्लीकेशन है, डायरेक्टली नाम याद रखने, क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्रोमेटोग्राफी एंड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड दोनों ही किस पर बेस्ड हैं, एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोमेटोग्राफी और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड दोनों ही किस पर बेस्ड हैं, एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड हैं, दोनों किस पर बेस्ड हैं, एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड हैं। ओके, उसके बाद में कैटालिसिस आता है। कैटालिसिस दो टाइप का है, होमोजेनस, होमोजेनस का मीनिंग है कैटलिस्ट और रिएक्टेंट इनका फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो। देखिए SO2 से SO3 बन रहा है, NO गैस कैटलिस्ट है, ये एस्टर दे रखा है, उससे HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस है, ये CH3OH बन रहा है और CH3COOH बन रहा है। तो दोनों केस के अंदर ये लिक्विड कैटलिस्ट है। और अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में अगर सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं तो ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। हालांकि इन जनरल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि होमोजेनस का क्या होता है, हेट्रोजेनस पूछा जाता है। तो फिजिकल स्टेट एक जैसी हैं, डायरेक्टली एक बार आप रिएक्शन को थोड़ा सा रूबरू कर लेना और कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस, जब कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग होता है, ये डायरेक्टली ये जो चार इक्वेशन आपको दे रखे हैं, SO2 से SO3 बन रहा है, SO2 से SO3 बन रहा है, प्लेटिनम कैटलिस्ट है, यहाँ पर ये प्लेटिनम सॉलिड है, प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हेबर प्रोसेस आप सब जानते हैं, Fe कैटलिस्ट होता है हेबर प्रोसेस, और NH3 से NO बनता है, ये HNO3 का प्रोसेस है, HNO3 ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होता है।
और उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल्स लिक्विड होते हैं और निकल कैटलिस्ट वो सॉलिड होता है। तो ये डायरेक्टली ये तीनों इक्वेशन, तीन इक्वेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर प्रोसेस और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, जेई मेन ने पूछे हुए हैं कि कौन सा प्रोसेस हेटेरोजेनस कैटालिसिस में नहीं आता है। तो ये तीन प्रोसेस थे, तो तीनों तो आते हैं। तो आप ये याद रख लेना कि तीनों आते हैं। उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल्स का जो हाइड्रोजनेशन होता है वो भी कैसा है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। ओके। उसके बाद में प्रोमोटर और एक्टिवेटर। प्रोमोटर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस कर देते हैं। तो सब्सटेंस विच देमसेल्व्स आर नो कैटलिस्ट बट इट प्रेजेंस इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस कर देते हैं। जैसे ये प्रोसेस, ये डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। हेबर प्रोसेस है, उसके अंदर एफ ही तो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम क्या होता है, प्रोमोटर। मोलिब्डेनम क्या होता है, प्रोमोटर। तो प्रोमोटर क्या करता है, एक्टिव साइट्स इंक्रीज कर देता है। एक्टिव साइट्स क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कैटलिस्ट। ओके। उसके बाद में एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। एडजॉर्प्शन थ्योरी के सभी पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, उसके बाद में एडजॉर्प्शन होता है, उसके बाद में एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बनता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट के बाद में यहाँ पर डिसॉर्प्शन होता है। उसके बाद में क्या होता है, डिसॉर्प्शन, और डिसॉर्प्शन होने के बाद में यानी वहाँ से हटते हैं, और वहाँ से हटने के बाद में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से पहले क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। डिफ्यूजन से पहले क्या होता है, डिसॉर्प्शन। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जियोलाइट्स। जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट क्या होते हैं, ये पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 3 पॉइंट बता रहा हूँ वो याद रख लेना। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस का एग्जांपल है जियोलाइट। उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये होते क्या है, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, 3D एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। और एक है ZSM5, ये इसका एग्जाम्पल है, ZSM5 इसका एग्जाम्पल है, किसका, जियोलाइट का। किसका एग्जाम्पल, जियोलाइट का। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आता है, याद रखना है। ZSM5 इज द एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कोलॉइड। लास्ट पॉइंट है सरफेस केमिस्ट्री का, कोलॉइड। तो कोलॉइड हेट्रोजेनस सिस्टम होता है, हेट्रोजेनस सिस्टम होता है, हेट्रोजेनस सिस्टम होता है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक डीपी डिस्पर्स्ड फेज और एक डीएम डिस्पर्सन मीडियम। जो ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना, उसकी जगह ये डीपी और डीएम होते हैं, यानी सोल्यूट की जगह डीपी और सॉल्वेंट की जगह डीएम। तो दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे मान लो गोल्ड का सोल है, तो उसके अंदर गोल्ड जो है वो तो डीपी है, और जो वाटर है वो क्या है, डीएम है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टिकल साइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर आपको याद रखना है। और यहाँ से ये एक कोलोइड का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ट्रू सॉल्यूशन, ये JEE के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। कोलोइड का वॉल्यूम इसको VC से लिखा था और सॉल्यूशन का वॉल्यूम VS से लिखा था। तो हम यही रेंज रख करके जब इसको सोल्व करते हैं तो ये 10 की पावर 3 आता है। डायरेक्टली आप भी याद रख लेना, सीधा निकाल सकते हैं। तो यानी कोलोइडल पार्टिकल का वो जो वॉल्यूम है तो वो 1000 टाइम्स होता है इन कंपेरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन, इन कंपेरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन, इन कंपेरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद में कोलोइडल का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन देखिए 3 टाइप से किया हुआ है, और क्लासिफिकेशन आपको पूछा जाने लग गया इस बार, JEE मेन में भी पूछा है, 2016 के अंदर नीट में भी पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल से ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। जैसे कलर्ड ग्लास, ग्लास किससे बना होता है, सॉलिड होता है, तो DP भी सॉलिड होता है और DM भी सॉलिड होता है। जैसे पेंट्स और सेल फ्लूइड्स होते हैं, तो उसके अंदर फ्लूइड्स हैं तो इसके मीनिंग लिक्विड ज़्यादा होगा और सॉलिड क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही स्मोक और डस्ट, स्मोक एरोसोल होता है, यानी एयर यानी गैस ज़्यादा होती है, सॉलिड क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में जेलीज और चीज़ अगर की अपन बात करें
तो जेलीज के अंदर लिक्विड क्या होता है, कम होता है, और सॉलिड क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमल्सन। इमल्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लिक्विड लिक्विड होते हैं लेकिन हिट्रोजेनस होते हैं, दोनों ही लिक्विड लिक्विड होते हैं लेकिन हिट्रोजेनस। डीपी भी लिक्विड, डीएम भी लिक्विड लेकिन हिट्रोजेनस। इमल्सन, इमल्सन के एग्जांपल मिल्क और बटर और हेयर क्रीम, मिल्क और बटर और हेयर क्रीम। उसके बाद में फॉग है, मिस्ट क्लाउड है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, इसमें गैस ज़्यादा होती है, लिक्विड क्या होता है, कम होता है। ऐसे ही प्यूमिस स्टीन और फोम रबर है, ये सॉलिड सोल होता है, सॉलिड क्या होता है, डीएम होता है, और गैस क्या होती है, डीपी होती है। ऐसे फ्रोथ है, व्हिप्ड क्रीम है, सॉप लेदर है, साबुन के जो झाग हैं वो, उसके अंदर डीपी होता है गैस और डीएम होता है लिक्विड। ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जो एक बार आप तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे तो एग्जांपल इन जनरल यही पूछे जाते हैं। इमल्सन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो जो डीपी और डीएम के बीच जो पार्टिकल हैं उन पर बेस्ड होता है। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन वो डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन के बेस पर है, इंट्रैक्शन के बेस पर है। तो दो टाइप के होते हैं, एक लायोफिलिक होता है, एक लायोफोबिक होता है। उसके अंदर सिर्फ 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने, डायरेक्टली सीधा पॉइंट पूछा जाएगा, विच इज करेक्ट फॉर लायोफिलिक, विच इज करेक्ट फॉर लायोफोबिक। लायोफिलिक के अंदर डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अगर लायोफिलिक है तो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको हम स्पेसिफिक मेथड्स चाहिएंगे। रिवर्सिबल होता है लायोफिलिक, और लायोफोबिक कैसा होता है, इरिवर्सिबल। लायोफिलिक के अंदर डीपी और डीएम के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, तो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। और अगर मोर स्टेबल है तो कांट बी इजीली कोगुलेटेड, इजीली कोगुलेशन नहीं कर सकते, और इजीली कोगुलेशन हो सकता है तो लायोफोबिक इजीली कोगुलेट हो जाते हैं। तो गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, रबर है, ये सब लायोफिलिक हैं। एजी, एयू, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AS2S3, गोल्ड सोल, ये सब कैसे हैं, लायोफोबिक हैं। उसके बाद में थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी, पार्टिकल ऑफ डीपी, डीपी के पार्टिकल। एक है मल्टी मोलिकुलर, तो मल्टी मोलिकुलर का मीनिंग बहुत सारे छोटे मोलिक्यूल एग्रीगेट होकर के एक बड़ा मोलिक्यूल बनाते हैं जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। जैसे गोल्ड का सोल, सल्फर का सोल, दो ही एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, गोल्ड सोल और सल्फर सोल, मल्टी मोलिकुलर। और एक है मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर यानी ये खुद भी बड़े साइज वाले होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर खुद ही बड़े साइज वाले होते हैं, जैसे सेलोज है, प्रोटीन है, एंजाइम है, स्टार्च है, सेलोज है, जिलेटिन है, पॉलीथीन है, नाइलॉन, पॉलीस्टायरेन, सिंथेटिक रबर, ये खुद ही बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सुटेबल सॉल्वेंट में कोलोइडल की बिहेव करते हैं। उसके बाद में एसोसिएटेड कोलोइड, एसोसिएटेड कोलोइड, एसोसिएटेड कोलोइड, या आप इनको बोल सकते हैं माइसेल्स, एसोसिएटेड कोलोइड या माइसेल्स। तो ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट, लो कंसंट्रेशन पे क्या, इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में यही सब्सटेंस क्या बन जाते हैं, यही सब्सटेंस क्या बन जाते हैं, कोलोइड बन जाते हैं, उनको कोलोइड या मिसेल बोलते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, यानी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लिया 2 मोलर ले लिया, तो 2 मोलर से ऊपर होने पर ही मिसेल फॉर्मेशन होगा। तो मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो जिस कंसंट्रेशन से ऊपर बनता है कौन, कोलोइड, उसको बोलते हैं CMC, और जिस टेम्परेचर से ऊपर बनता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव विच मिसेल इज फॉर्म्ड कॉल्ड क्रिटिकल, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये डायरेक्टली जेईई में पूछा जा चुका है कि क्राफ्ट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन होता है, अबव विच मिसेल इज फॉर्म्ड, अबव विच द कंसंट्रेशन अबव विच मिसेल इज फॉर्म्ड, ए क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और ये है आपका मिसेल। देखिए, सोडियम स्टेटेड RCOONA, यहाँ पर सोडियम, ये सोडियम है, और ये बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे C17S35 COONA, सोडियम स्टेरेट, बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन चेन होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक है तो ये पानी से क्या रहेगा, दूर रहेगा। और ये पोलर पॉइंट है जो
पानी की तरफ रहेगा, पानी की तरफ होगा, यानी हाइड्रो लविंग होगा या हाइड्रोफिलिक होगा। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है, क्लस्टर बना है स्पीसीज का, उसी का नाम मिसेल होता है, उसी का नाम क्या होता है, मिसेल। तो एग्रीगेशन ऑफ RCOO आयंस टू फॉर्म ए आयनिक मिसेल। Similarly, in case of detergents, soap and detergent are the example of micelle. The sodium lauryl sulfate पोलर ग्रुप जो SO4- है, इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट में, और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। तो RCOO- इसके अंदर R हाइड्रोकार्बन, COOO- क्या होता है, पोलर। COOO- क्या होता है, पोलर। जैसे ये हाइड्रोकार्बन वाला चेन है तो ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफोबिक, और ये COO वाला है तो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स, सोडियम स्टीरेट बेहद पॉपुलर एग्जांपल, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये डिटर्जेंट का एग्जांपल होता है। सोडियम लोरेल सल्फेट भी डिटर्जेंट होता है। सोडियम स्ट्रेट क्या होता है, सोप होता है। और एक है सोडियम पीडोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी डिटर्जेंट होता है। तो सोप एंड डिटर्जेंट आर द एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स। कौन से कोलॉइड, मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इट इज सोडियम पेरा डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, दिस इज द एग्जांपल। तो ये एग्जाम्पल हैं किसके, मिसेल फॉर्मेशन के। ओके, उसके बाद में कोलॉइड को प्रिपेयर। देखिए, प्रिपेयर करने के 3 मेथड, प्योर करने के 3 मेथड, प्रिपेयर करने के 3 मेथड, प्योर करने के 3 मेथड। तो प्रिपेयर, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन, तीन मेथड हैं। तो केमिकल मेथड में 4 रिएक्शन है, आपको याद क्या रखना है, AS2O3 से AS2S3 सोल बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, AS2O3। उसके बाद में SO2 और H2S की रिएक्शन से क्या बनता है, सल्फर का सोल बनता है, सल्फर का सोल बनता है। AuCl3 से Au का सोल बनता है, और FeCl3 से FeOH होल थ्राइस का सोल बनता है। चारों बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है। AS2O3 से AS2S3 का सोल, SO2 से सल्फर का सोल, AuCl3 से Au का सोल, FeCl3 से FeOH होल थ्राइस का सोल। चारों केमिकल मेथड हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं। कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, पूरी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट याद रखें, रिएक्टेंट मेन याद रखें कि किससे बन रहा है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिंग आर्क मेथड, ब्रेडिंग आर्क मेथड में याद क्या रखना है, किस पर बेस्ड होता है, ये डिस्पर्शन और कंडेंसेशन पर बेस्ड होता है। फर्स्ट लाइन, डिस्पर्शन और कंडेंसेशन पर बेस्ड होता है। और किसके लिए काम आता है, ये AgAu और प्लेटिनम, AgAu प्लेटिनम में काम आता है। AgAu प्लेटिनम, AgAu प्लेटिनम, 3 मेटल दे रखी हैं, आपको याद रखनी है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट ये 3, डायरेक्ट इतना ही याद रखना है। उसके बाद पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन थर्ड मेथड है। पेप्टाइजेशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्या लीजिए आप, पीपीटी लीजिए, उसके अंदर कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट का स्मॉल अमाउंट ऐड कीजिए, पानी मिलाइए, सेक कीजिए, और बन गया क्या, कोलोइडल सोल। यानी किसका कन्वर्जन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए पीपीटी इनटू कोलोइडल सोल by shaking it with the dispersion medium और in the presence of a small amount of electrolyte। और जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिलाते हो उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो फॉर एग्जांपल फ्रेशली प्रेसिपिटेट है किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, एक्वस सॉल्यूशन FeCl3, FeCl3 यहाँ पर मिला रहे हो, FeCl3 वो इलेक्ट्रोलाइट है जो मिला रहे हो, उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम पेप्टाइजिंग एजेंट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि FeCl3 जो मिलाते हो उस FeCl3 का नाम क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट है। तो FeCl3 है, Fe+3Cl- से ये यहाँ पर कैसा सोल बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल बन जाएगा। ओके, तो ये पेप्टाइजेशन, तो केमिकल मेथड, ब्रेडिंग आर्क मेथड और पेप्टाइजेशन, 3 मेथड है, आउटलाइन याद रखनी है। केमिकल मेथड में 4 बता दिए मैंने। उसके बाद में ब्रेडिंग आर्क में AgAu प्लेटिनम, 3 मेटल याद रखनी है। पेप्टाइजेशन में पीपीटी का कन्वर्जन किसके अंदर, कोलोइडल सोल के अंदर। फिर है प्यूरिफिकेशन, 3 मेथड प्यूरिफिकेशन है, केवल नाम याद रखना है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मेथड हैं जिनसे कोलोइड को प्योर किया जाता है। प्योरिफिकेशन है तो डायलिसिस है, इलेक्ट्रोडायलिसिस है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन।
और इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्टर बनाते हैं। अल्ट्रा फिल्टर एक सब्सटेंस यूज करते हैं, उसकी हेल्प से बनाते हैं, उसका नाम है कोलोडियन सॉल्यूशन। अब ये कोलोडियन सॉल्यूशन होता क्या है ये पूछा जा सकता है। कोलोडियन सॉल्यूशन में 4% नाइट्रोसेलुलोज होता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज, थोड़ा सा ईथर, थोड़ा सा एल्कोहल, 4% नाइट्रोसेलुलोज, थोड़ा सा एल्कोहल, थोड़ा सा ईथर, नाम क्या है? कोलोडियन सॉल्यूशन, कोलोडियन सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डायरेक्ट एक लाइन याद रखनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करेगा कौन? कोलॉइड। प्रॉपर्टीज शो करेगा कौन? कोलॉइड। अब प्रॉपर्टीज इसके अंदर मोलर मास इनका क्या हो जाता है? ज्यादा, क्योंकि बड़े पार्टिकल है ना, तो कोलॉइड का मोलर मास ज्यादा हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएंगी इन कंपेरिजन ट्रू सॉल्यूशंस। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कोलॉइड की होती हैं वो कम मिलती हैं आपको किससे? ट्रू सॉल्यूशन से। टिंडाल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टिंडाल इफेक्ट, हालांकि नीट 2021 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टिंडाल इफेक्ट कौन सा सॉल्यूशन शो करता है? कोलोइडल सॉल्यूशन का शो करता है। उसके अंदर स्टार्च ऑप्शन था, यूरिया था, NaCl था, ग्लूकोज था, यूरिया, NaCl, ग्लूकोज, ये सब क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। और स्टार्च सॉल्यूशन कैसा है? कोलोइडल। तो टिंडाल इफेक्ट, तो टिंडाल इफेक्ट होता क्या है? देखिए, लाइट का स्कैटरिंग होता है किसकी? कोलोइडल पार्टिकल से। कोलोइडल पार्टिकल पर जब लाइट गिरता है तो स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग की वजह से जो कोलोइडल की डीपी है, यानी जो डिस्पर्स्ड फेज है, वो आपको चमकती हुई दिखती है अलग से, उसी का नाम टिंडाल इफेक्ट है। टिंडाल इफेक्ट की कंडीशंस है, डायरेक्ट जेई मेन में कंडीशंस पूछी हुई कि कौन सी कंडीशन है? कंडीशन ये है कि डायमीटर ऑफ डीपी, जो डीपी आप ले रहे हो, जिसका सोल बना रहे हो, जिसका कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसका डीपी जो है, उसका जो डायमीटर है यानी उसका जो साइज है, वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट मच स्मॉलर, छोटा चलेगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, उनमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो आपको चमकता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, डिफरेंस होना चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन में चमकता हुआ कुछ नहीं दिखता है क्योंकि उनमें डिफरेंस नहीं होता है। तो डीपी और डीएम में डिफरेंस होना चाहिए, और यहाँ पर साइज बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनियन मोमेंट जिगजैग मोशन होता है, किस पर डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करेगा? साइज पर डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज, स्मॉलर द साइज एंड लेसर विस्कोसिटी फास्टर द मोशन। विस्कोसिटी जितनी क्या होगी? कम होगी, साइज जितना छोटा होगा उतना ही जिगजैग मूवमेंट यानी ब्राउनियन मूवमेंट ज़्यादा होगा। ब्राउनियन मूवमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। अगर ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होगी, दो फैक्टर हैं, एक है चार्ज और एक है ब्राउनियन मूवमेंट। एक तो चार्ज, एक ब्राउनियन मूवमेंट, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। ओके, उसके बाद में आता है चार्ज। देखो चार्ज आ गया, चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव 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 वाले डीपी रहेंगे, या नेगेटिव 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 वाले डीपी रहेंगे। उनके बीच में क्या होगा? आपस में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो कौन सी मूवमेंट होगी? ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट और चार्ज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड चार्ज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, चार्ज किसकी वजह से होता है? चार्ज किसकी वजह से हो सकता है? ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तीनों नाम याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब देखिए डबल लेयर का क्या मीनिंग है, अपन देखते हैं। देखिए AgNO3 को ऐड करते हैं KI सॉल्यूशन में। AgNO3, व्हेन AgNO3 इज एडेड टू KI सॉल्यूशन, व्हाट यू मीन बाय दिस? KI सॉल्यूशन, ये पड़ा हुआ है KI सॉल्यूशन, यानी KI ज्यादा है, यहां से न्यूमेरिकल भी आ चुका है। अगर KI ज्यादा है तो नेगेटिव सोल बनेगा, और अगर AgNO3 मिला रहे हो तो Ag ज्यादा है तो क्या बनेगा? पॉजिटिव सोल। तो अगर KI के अंदर मिला रहे हो तो नेगेटिव सोल, और AgNO3 में KI मिला रहे हो तो पॉजिटिव सोल बनेगा। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं वो कैसे आते हैं? देखिए, ये AgI का पार्टिकल है, ये AgI का पार्टिकल है, उसके चारों ये जो सरफेस, ये जो लेयर बन रही है, ये वाली, ये जो I माइनस आ रहे हैं, ये आता है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन से, ये इसकी नेचर है। और इसी फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर, फिक्स लेयर, रिजिड लेयर, फर्स्ट लेयर, फिक्स लेयर, रिजिड लेयर। और
इसी की वजह से चार्ज होता है। तो इस पर कौन से चार्ज आ गए, आई माइनस, कौन से चार्ज आए, आई माइनस। अब आई माइनस क्यों आए, ये प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो ये फर्स्ट लेयर बन गई, ये कौन सी लेयर बन गई, फर्स्ट लेयर। और फर्स्ट लेयर में जो चार्ज होता है वही कोलोइडल पार्टिकल चार्ज। यहाँ पर आई माइनस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो कौन सा सोल बनेगा, नेगेटिव। उसके बाद में आई माइनस के चारों तरफ सॉल्यूशन में से कौन आएगा, के आई था, के आई का सॉल्यूशन था, के ज्यादा था, आई ज्यादा था, तो के आ जाएगा चारों तरफ। ये सेकंड लेयर होता है, मोबाइल लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है, मोबाइल लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है, मोबाइल लेयर होता है, डिफ्यूज लेयर होता है। और दो लेयर बन गई, इन्हीं का नाम है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में, दोनों लेयर के बीच में, दोनों लेयर की नेचर अलग है, चार्ज अलग है, तो पोटेंशियल जनरेट होगा, उसका नाम है जीटा पोटेंशियल। नीट 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन कि जीटा पोटेंशियल किसको बोलते हैं, जो दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल होता है, उसको क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल बोलेंगे। ओके, जीटा पोटेंशियल। उसके बाद में देखिए एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल है, एक AgNO3, उसमें न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। अगर Ki ज्यादा, अगर मोलरिटी और वॉल्यूम दे दे तो M इंटू वी से मोल निकाल लेना। मोल जिसके ज्यादा, Ki के ज्यादा तो नेगेटिव सोल बनेगा, Ki के ज्यादा तो नेगेटिव सोल बनेगा, और AgNO3 के ज्यादा तो पॉजिटिव सोल बनेगा। ऐसे ही FeCl3, FeCl3 को अगर हॉट वाटर में, अगर हॉट वाटर में ऐड करके करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव सोल बनेगा हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ क्या बनेगा, पॉजिटिव सोल, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और NaOH सॉल्यूशन, NaOH क्या देगा, OH माइनस देगा, तो OH माइनस देने का मतलब कैसा सोल बनेगा, नेगेटिव सोल। कैसा सोल बनेगा, नेगेटिव सोल। ये जो एक टेबल है ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल। इसमें डायरेक्टली एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा रहे हैं, जैसे ऑक्साइड्स TiO2 सोल, यह डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ है जेईई मेन के अंदर कि TiO2 किस टाइप का सोल है, पॉजिटिवली चार्ज है। हीमोग्लोबिन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक डाइस स्टफ्स एंड मिथाइलिन ब्लू कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद में अगर अपन देखें नेगेटिवली चार्ज, मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल कोई भी मेटल हो, कॉपर हो, गोल्ड हो ना, सिल्वर हो, मेटल कैसा है, नेगेटिव चार्ज। मेटल सल्फाइड्स AS2S3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव चार्ज, AS2S3 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एसिड डाइज हैं, और स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। तो एक बार इनसे गो थ्रू कर लेना, ध्यान रखना। TiO2 पूछा हुआ है, हीमोग्लोबिन पूछा हुआ है, मेटल की पूछा हुए हैं, AS2S3 वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, गम, जिलेटिन, और ये सब नेगेटिव। तो बेहद इंपॉर्टेंट, आपको ये गो थ्रू कर लेनी है, याद कर लेनी है। ओके, दैट्स। उसके बाद में आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल है, ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज होता है, लेकिन चार्ज होता है ये कंफर्म किससे होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज शोन बाय द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, यानी एनोड और कैथोड लगा दीजिए, तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ इनका क्या होगा, मोमेंट, किसका मोमेंट, डीपी का मोमेंट, डिस्पर्स्ड फेज का मोमेंट है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोमेंट ऑफ डीपी, मोमेंट ऑफ डीपी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंट ऑफ डीपी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इससे प्रूव होता है कि चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एक वर्ड और है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, किसी भी तरीके से आप डीपी का मूवमेंट रोक दो, अगर डीएम का मूवमेंट होने लग जाए, अगर डीएम डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट होने लग जाए, डीएम का मूवमेंट, तो उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। उसके बाद में आता है कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन का मीनिंग है जो सोल है, जो कोलोइडल पार्टिकल हैं, उनका सेटिंग डाउन, उनका नीचे बैठना, यानी पीपीटी बना लेना, उसी को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या प्रिसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन, कोई भी बोल सकते हो। तो देखिए कोगुलेशन किसका इजी होता है, लायोफिलिक का या लायोफोबिक का, लायोफिलिक का नहीं होता है, लायोफोबिक का होता है। तो कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स कैन बी कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेथड दे रखे हैं, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे एनोड कैथोड पे, डीपी मूव करेगी तो डीपी वहां पर क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, और डिस्चार्ज, चार्ज अगर खत्म हो गया
तो चार्ज खत्म हो गया तो मोमेंट खत्म हो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएंगे, तो और क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं। उसके बाद में म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन, म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन या म्यूचुअल कोगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव सोल में पॉजिटिव मिला दीजिए तो एक दूसरे क्या करेंगे, वो एक दूसरे क्या करेंगे, कोगुलेशन करेंगे। इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल और नेगेटिवली चार्ज AS2O3 अगर आप मिला दो तो क्या होगा, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल और AS2O3 को मिला दिया जाए तो क्या होगा, कोगुलेशन होगा, म्यूचुअल कोगुलेशन बोलेंगे। प्रोलॉन्ग डायलिसिस, बहुत लंबे टाइम तक डायलिसिस करवाया जाए तब भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में बॉइलिंग, अगर बॉइल करोगे तो इंक्रीज कोलिजन्स ऑफ बिटवीन सोल पार्टिकल, बहुत ज्यादा कोलिजन्स होंगी, उसकी वजह से जो फर्स्ट लेयर बनी थी डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर में, जो फर्स्ट लेयर वो डिस्टर्ब हो जाती है और चार्ज खत्म होते ही तो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद में बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो कोलोइडल पार्टिकल का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ओके, कोलोइडल पार्टिकल का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। अब इसके बाद में आता है कोगुलेशन वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है, क्या मिला रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। ये इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल है, ये इलेक्ट्रोलाइट के क्या है, मिलीमोल है, जो रिक्वायर हैं किसमें, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर लेना है। तो 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसका कोगुलेशन कराना है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल मिलाने पड़ेंगे, कितने मिलीमोल मिलाने पड़ेंगे, उसको कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जितना कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे एक को 10 मिलीमोल मिलाने पड़ रहे हैं और एक के 20 मिलीमोल मिलाने पड़ रहे हैं, तो 10 में कम में ही कोगुलेशन हो रहा है तो इसका कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। इसका कोगुलेटिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। तो जितना कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा होता है उतना ही कोगुलेटिंग पावर कम होता है, कोगुलेटिंग पावर कम होता है। और ये वैल्यू जितना कम होगा उतना ही वैल्यू कोगुलेटिंग पावर क्या होता है, ज्यादा। आपको डायरेक्टली याद रखना है, कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है, मिलीमोल होते हैं। कोगुलेशन वैल्यू क्या होता है, मिलीमोल होते हैं, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। ओके, उसके बाद में हार्डी सोल्जर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्डी सोल्जर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला कि जितना चार्ज ज्यादा होगा उस आयन का प्रिसिपिटेशन पावर, उस आयन का कोगुलेशन पावर उतना ही ज्यादा होता है। देखिए जैसे -4 चार्ज है, FeCN6 -4, PO4 -3, SO4 -2, Cl-, सबसे ज्यादा होगा -4 वाला। ऐसा है, अगर ये सोल किसके प्रिसिपिटेशन में काम आएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में काम आएंगे, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव सोल में काम आएंगे। Al+3 Ba+2 Na+, डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे मान लो AS2S3 दे दिया आपको, AS2S3 कैसा, नेगेटिव में सबसे इफेक्टिव कौन होगा, Al+3। तो कोगुलेशन पावर ऑफ एन आयन डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड साइन, ये 2017 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन कि किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है और साइन पर भी डिपेंड करता है। साइन उससे पता लगेगा कि नेगेटिव के लिए है या पॉजिटिव के लिए, तो साइन पर भी डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। तो प्रोटेक्शन, लायोफिलिक कोलोइड जो होते हैं, लायोफिलिक जो कोलोइड होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोलोइड होते हैं। लायोफिलिक का कोगुलेशन आसान नहीं है तो वो बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं लायोफोबिक के लिए। तो ये जैसे लायोफोबिक है, इसकी सरफेस पे यह क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे, इसकी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, ये एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स कौन प्रोटेक्शन करेगा, लायोफिलिक कोलोइड्स। लायोफिलिक किसका प्रोटेक्शन करेंगे, लायोफोबिक का। किससे प्रोटेक्शन करेंगे, प्रेसिपिटेशन से। तो ये और कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कर रहे हैं वो, एडजॉर्ब होते हैं। क्या करते हैं वो, एडजॉर्ब होते हैं। अब जो देखिए अभी अपने फ्लोकुलेशन वैल्यू वो तो क्या बताता है, कोगुलेशन के बारे में बताता है, कोगुलेशन पावर के बारे में। अब है गोल्ड नंबर, हालांकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना है। गोल्ड नंबर बताएगा, क्या बताएगा, गोल्ड नंबर बताता है प्रोटेक्शन पावर ऑफ लायोफिलिक, सिंपल इतना याद रखना। वो फ्लोकुलेशन वैल्यू में क्या पढ़ा था, मिलीमोल थे,
और ये क्या है, मिलीग्राम है, ये मिलीग्राम। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम, ये मिलीग्राम में अमाउंट है, मिलीग्राम। एनसीईआरटी में नहीं है शायद, न्यूमेरिकल इस सेगमेंट से नहीं आएगा, लेकिन अगर आए तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ये किसके मिलीग्राम है, ये किसके मिलीग्राम है, ये किसके मिलीग्राम है, ये मिलीग्राम है लायोफिलिक के, लायोफिलिक के मिलीग्राम है, जो ऐड करते हैं 10 ml मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक। मिलीग्राम, ये मिलीग्राम किसके हैं, लायोफिलिक के हैं, जिसको किससे मिलाना है, 10 ml गोल्ड सोल में मिलाना है, 10 ml गोल्ड सोल में मिलाना है, 10 ml गोल्ड सोल में। और उसके अंदर क्या मिला हुआ है, 1 ml 10% NaCl मिला हुआ है। तो 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है, कोगुलेशन करेगा, कोगुलेशन से बचाना है तो बचाने के लिए कितने मिलीग्राम मिलाने पड़ेंगे, 10 ml में। जैसे मान लो आपको कोई बोले कि 10 ml में 2 मिलीग्राम मिलाने पड़ रहे हैं, तो उसका गोल्ड नंबर कितना हो गया, 2। गोल्ड नंबर कितना हो गया, 2। तो जितना गोल्ड नंबर कम होगा, जितना गोल्ड नंबर कम होगा, कोगुलेशन सॉरी प्रोटेक्शन पावर उतना ही ज्यादा। तो प्रोटेक्शन पावर किसका होगा, लायोफिलिक का, उतना ही ज्यादा होगा जितना गोल्ड नंबर क्या होगा, कम होगा। इमल्सन में बता चुका हूं, इमल्सन लिक्विड लिक्विड हेटेरोजेनस सिस्टम होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ऑयल वाटर, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो इसमें वाटर जो है वो डीएम है, जैसे मिल्क है, वेनिसिंग क्रीम है, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर यानी वाटर वाला पोर्शन ज्यादा है तो वो होता है मिल्क। और वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल तो ऑयल वाला पोर्शन ज्यादा है, ज्यादा वाले को डीएम बोलते हैं, जैसे बटर। ठीक है, उसके स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए अपन एक मिलाते हैं, क्या एजेंट मिलाते हैं, उसको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। अभी जेई मेन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा कि इमल्सन जो होता है, जैसे मिल्क है उसका इमल्सन, मिल्क और वाटर और ऑयल है दोनों एक साथ स्टेबल नहीं और दो लेयर बना लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट ये था कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से स्टेबलाइज कर सकते हैं, गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग कंपाउंड होता है। तो ये जेई मेन अभी जो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन, अभी 24 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया। ठीक है, अब बेहद सिंपल और आसान। उसके बाद में अगर अपन एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके अंदर एप्लीकेशंस, एक कोट्रेल प्रेसिपिटेटर है, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर, उसका याद रखना क्या कॉन्सेप्ट है, कोलॉइड। उसके बाद में डेल्टा फॉर्मेशन कोलॉइड का है। उसके बाद में फ्रेटाइल, जो फ्रेटाइल सॉइल है कोलॉइड है। और उसके बाद में टेनिंग जो प्रोसेस होता है, हार्डनिंग ऑफ लेदर जो होता है वो कोलॉइड है। उसके अंदर मेडिसिन है, मेडिसिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरजी रोल, आरजी रोल किसका सोल होता है, आरजी रोल एजी का सोल होता है, आई लोशन में काम आता है आरजी रोल। ठीक है, आरजी रोल। कोलोइडल एंटीमनी काला आजार के ट्रीटमेंट काम आता है, कोलोइडल एंटीमनी काला आजार के ट्रीटमेंट में काम आता है। कोलोइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में काम आता है, कोलोइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। उसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में काम आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टमक डिसऑर्डर, अगर कोई पेट की गुड़गुड़ा, पेट स्टमक डिसऑर्डर है उनमें काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेडिसिन वाले। तो आरजी रोल सिल्वर सोल होता है, याद रखना है, आई लोशन में काम आता है। कोलोइडल एंटीमनी किस में काम आता है, काला आजार में। कोलोइडल गोल्ड किस में काम आता है, कोलोइडल गोल्ड किस में काम आता है, कोलोइडल गोल्ड किस में काम आता है, कोलोइडल गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में काम आता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टमक डिसऑर्डर में काम आता है। इतने पॉइंट जो मैंने आपको बताए, अगर आपके माइंड में सेट हैं, फिट हैं, तो आप हिट हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, एक क्वेश्चन आएगा प्योर, एक क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आना ही है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से सरफेस केमिस्ट्री को रिवाइज कीजिए और एक क्वेश्चन आप लीजिए। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ओके, सी यू लेटर।